हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो है एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी बना दिया है। पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, अदरवाइज ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। चलिए लेट्स बिगिन। अगर आप सारे वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे, उसके लिए आपको चैनल की एक्सेस लेनी पड़ेगी। एक्सेस कैसे लेनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे जाएं और आज ही चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करें। इंस्टा पे और फेसबुक दोनों जगह हम मौजूद हैं, आप दोनों जगह हमसे जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। चलिए, पहला ग्लैंड है आज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को नॉर्मल अगर आप देखेंगे स्पिरिचुअलिटी में तीसरी आंख भी बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मल जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तीसरी आंख भी बोलते हैं इसको। अ, अब ये पीनियल ग्लैंड होता क्या है? पीनियल ग्लैंड होता है आपके फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन में पीछे की साइड। देखो, थोड़ा सा एक ब्रेन का आइडिया देता हूँ। ब्रेन में 3 हिस्से होते हैं। अगर मैं ब्रेन की बात करूँ, ब्रेन में होता है एक फोर ब्रेन। ये जब आपको थोड़ा सा मैं जब पढ़ाऊंगा ना नर्वस सिस्टम, तो और अच्छे से समझा दूंगा। फोर ब्रेन, अभी हल्का सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। मिड ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब होता है जो आगे वाला हिस्सा होता है ना ब्रेन का हमारा, ये एक तरीके से ये वाला जो पूरा हिस्सा है ना हमारा आगे वाला पूरा, ये सेरिब्रम, ये आपका फोर ब्रेन होता है। मिड ब्रेन यहाँ कहीं बीच में होता है, बीच में। ठीक है, मिड का मतलब ये बीच में है। हिंड ब्रेन मतलब ये जो पूरा ये हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, इसको ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। तो ये सब हिंड ब्रेन क्या है, आपका हिंड ब्रेन है। तो पीनियल ग्लैंड कहाँ है? पीनियल ग्लैंड है फोर ब्रेन की पीछे की साइड। तो ये फोर ब्रेन है पूरा आपका, ये पूरा फोर ब्रेन है। इसमें पीछे की साइड है, ये देखो, ये पूरा फोर ब्रेन है। मैंने बोला ना ये पूरा फोर ब्रेन है आपका, इसमें पीछे की साइड पे। ठीक है, लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। डॉर्सल साइड मतलब पीछे की साइड पे है। कहाँ पे? फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन की पीछे की साइड पे है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो अब आपको लोकेशन समझ में आ गई। पीनियल ग्लैंड करता क्या है? ये है पीनियल ग्लैंड, इसको हमने बड़ा करके दिखा दिया, ये पीनियल ग्लैंड है। ठीक है, बाकी सब आप भूल जाओ इसको। तो ये करता क्या है? ये प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन मेलाटोनिन। ग्लैंड है तो हार्मोन ही प्रोड्यूस करेगा। मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। मेलाटोनिन हार्मोन को हम स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं। इसको हम स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मेलाटोनिन को स्लीप हार्मोन भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपकी स्लीप और वेक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपकी स्लीप, आपकी वेक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कब आप सोएंगे, कब आप उठेंगे, ये मेलाटोनिन पे डिपेंडेंट करता है। जैसे जब आप रात को सोते हो तो मेलाटोनिन उस टाइम बढ़ जाता है बॉडी में, इसीलिए आपको नींद आती है। सुबह जब आप उठते हो तो मेलाटोनिन कम हो जाता है, इसीलिए आप सुबह उठ जाते हो। ठीक है, तो मेलाटोनिन आपको सुलाने में और उठाने में हेल्प करता है, स्लीप वेक साइकिल में हेल्प करता है, इसीलिए इसको स्लीप हार्मोन बोला जाता है मेलाटोनिन को। ठीक है, तो ये हो गया पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का क्या काम है? मेलाटोनिन निकालता है, जो कि एक स्लीप हार्मोन है। अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये होता कहाँ है? ये होता है बटरफ्लाई शेप का, होता है गले में होता है आपके। ठीक है, जो आपको ऐसे ये गर्दन वाला हिस्सा है, अगर आप देखेंगे आगे से तो ये थायराइड ग्लैंड है। ये एक बटरफ्लाई शेप का है, जैसे तितली होती है ना, तितली की शेप का होता है। ये दिखाई दे रहा है आपको पूरा तितली की शेप का। ये बनाता है 3 हॉर्मोन्स। ये 3 हॉर्मोन्स बनाता है, एक है T3, एक है T4, एक है कैल्सिटोनिन। तो अगर मैं थायराइड ग्लैंड की बात करूं तो 3 हॉर्मोन्स बनाता है, T3, T4, कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो ये ऐसे आप समझ सकते हो, ये थायराइड ग्लैंड है। ये बनाता है 3 हार्मोन, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। ठीक है, जनरली T3, T4 को हम थायराइड हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे T3, T4 के बारे में। ये बनता कैसे है पता है आपको? T3, T4 हाइपोथैलेमस निकालता है आपका TRH। ये पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, तो रिपीट नहीं करूंगा। हाइपोथैलेमस निकालता है आपका TRH। ठीक है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि भाई तुम आगे कुछ बनाओ, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बनाता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये TSH बनाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे TSH फिर क्या करता है? ये थायराइड ग्लैंड को बोलता है कि भाई एक काम कर, अब तू ये वाले हार्मोन्स बना, T3, T4। ठीक है, तो पीछे से ऐसे चलता है, ये पूरा लूप चलता है। कैल्सिटोनिन का जो प्रोडक्शन है वो मेनली आपके ब्लड में कैल्शियम से रेगुलेट होता है। ठीक है, ये जो T3, T4 है ना, ये तो मेनली इससे प्रोड्यूस होते हैं, TSH और TRH, ये जो पीछे से इससे लूप चल रहा है। लेकिन ये जो कैल्सिटोनिन है ये मेनली ब्लड कैल्शियम से रेगुलेट होता है। ये किससे रेगुलेट होता है? ब्लड के कैल्शियम से रेगुलेट होता है। तो अभी आगे पढ़ेंगे कैल्सिटोनिन के बारे में। फिलहाल के लिए समझ लो, हाइपोथैलेमस से TRH निकलता है। TRH पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि भाई अब तू TSH बना।
TSH आगे जाके थायराइड ग्लैंड को बोलता है कि तुम T3 और T4 बनाओ। समझ में आ गया? इसकी फुल फॉर्म है T3 की ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन, T4 की फुल फॉर्म है थायरोक्सिन हार्मोन। अब इसको ऐसे क्यों बोला गया, इसका थोड़ा सा नाम को भी देख लेते हैं। जैसे T3 T4 हमने बताया, T3 T4 इसके नाम ऐसे क्यों है, ट्राई आयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, ये आयोडीन क्यों लगा? देखो ये जो हार्मोन्स है ना T3 T4, इसको बनाने के लिए दो चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें आयोडीन चाहिए, ठीक है, एक चाहिए होता है इसमें टायरोसिन। टायरोसिन क्या है? टायरोसिन एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड क्या होते हैं? जो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है। आयोडीन आपको पता ही है क्या है। आयोडीन और टायरोसिन के मिक्सचर से जब ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, एक इनकी केमिकल स्ट्रक्चर बनता है, तब जाके T3 और T4 बनते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा नाम ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ट्राई आयोडो, मतलब इसमें 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल होंगे, ट्राई आयोडो थायरोनिन, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो इसको टेट्रा भी, जो थायरोक्सिन है इसका दूसरा नाम भी एक होता है टेट्रा आयोडीन, टेट्रा आयोडोथायरोनाइन करके, ठीक है। तो वो अभी भूल जाओ, सिर्फ ये जो कॉमन नेम है इसका वो थायरोक्सिन ज़्यादा है, इसको थायरोक्सिन नाम से ज़्यादा जाना जाता है, और इसका है ट्राई आयोडोथायरोनाइन। थोड़ा सिर्फ समझाने के लिए था ताकि आपको समझ में आए। आयोडीन और टायरोसिन अमीनो एसिड बहुत ज़रूरी है। बिना आयोडीन के, बिना टायरोसिन के ये वाले हार्मोन्स T3 T4 नहीं बनेंगे, ठीक है। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, T3 T4। अब एक चीज़ और है आपके जो सिलेबस में भी है, ये जो थायराइड हार्मोन है, ये जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, जो ग्लैंड है, ये अंदर से इसका थोड़ा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कैसे होता है। स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो होते हैं फॉलिकल, तो ये अगर इसको, ये जो इतना सा पीस ले लिया, इसको मैंने बड़ा कर दिया यहाँ पे लाके, इसको जब मैं बड़ा करूँगा तो आपको दिखाई देगा, ये देखो, ये पूरा क्या है, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है आपको सर्कल में पूरा, ये है फॉलिकल, और ये जो साइड साइड में है ये है स्ट्रोमल टिश्यू। तो जो थायराइड ग्लैंड है ये दो चीज़ों से बना है। एक तो फॉलिकुलर सेल, यानी कि ये जो पूरा आपका ये पूरा सेल है, ये पूरा एक फॉलिकुलर सेल है, ये पूरा एक फॉलिकुलर सेल है। तो सॉरी, ये पूरा फॉलिकल है, इसके अंदर फॉलिकुलर सेल्स हैं। ये एक फॉलिकुलर सेल है, 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 ये एक फॉलिकुलर सेल है। तो इसमें बहुत सारे फॉलिकुलर सेल हैं, और ये जो पूरा है, ये जो पूरा सर्कल है, ये जो पूरा गोला है, ये इसको एक फॉलिकल बोलते हैं। एक फॉलिकल में बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो साइड में ब्राउन ब्राउन सब दिखाई दे रहा है, ये है स्ट्रोमल टिश्यू। तो कुछ ना याद रहे तो बस इतना ध्यान रख लेना, थायराइड ग्लैंड दो चीज़ों से मिलकर बनता है, स्ट्रोमल टिश्यू और फॉलिकल। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। फिर T3 T4 के बारे में मैंने बता दिया, कैल्सिटोनिन के बारे में बता दिया, कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है T3 T4 और कैल्सिटोनिन। अब आता है कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या इसका फंक्शन है, इसके फंक्शन के कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है। देखो, अगर मैं थोड़ा सा थायराइड हार्मोन्स के बारे में बताऊं तो थायराइड हार्मोन का जो मेन काम होता है, ये होता है आपका, ये आपका मेटाबॉलिज्म, जो BMR है ना, इसको रेगुलेट करता है। ये रेगुलेट करता है बेजल मेटाबॉलिक रेट को। आपके BMR मतलब होता है बेजल मेटाबॉलिक रेट, इसको रेगुलेट करता है। इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म एक तरीके से समझ लो, आप जो फूड खाते हो ना, वो फूड जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसका उसका रेट कितना है, कितना तेज कन्वर्ट हो रहा है। जो आपने खाना खाया, वो खाना, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाते हो आप, प्रोटीन खाते हो, फैट्स खाते हो, तो जो भी आप खाना खा रहे हो वो खाने से आपको एनर्जी मिलती है। तो वो जो खाना है, वो जो खाना एनर्जी में जो कन्वर्ट होता है, वो कितना, इस पूरे इसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म, की खाने को कन्वर्ट करना एक तरीके से। जब खाने को हम कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, तो उसमें बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो उन केमिकल रिएक्शंस, ये सारे केमिकल रिएक्शंस को मिला के बोला जाता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म ये जो हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जिससे आपकी बॉडी में जो आपने खाना खाया है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे समझ सकते हो आप इसको, जो आपने फूड खाया है, ये जो फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो सारे जो केमिकल रिएक्शंस जितने भी बॉडी में होते हैं, जिससे फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उन सब केमिकल रिएक्शंस के सम को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है ना, इसको रेगुलेट करता है आपका थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो अगर आपका थायराइड हार्मोन कम हो जाए तो आप मोटे होना शुरू हो जाओगे। अगर आपका थायराइड हार्मोन बहुत तेज हो जाए, ज़्यादा हो जाए, थायराइड हार्मोन निकलना स्टार्ट हो जाए बॉडी में, तो आप पतले होना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि जल्दी जल्दी क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो इसका ये काफ़ी बड़ा इसका एक फंक्शन है थायराइड हार्मोन्स का। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में, जो सबसे अगर मैं बोलूँगा मेन फंक्शन आपका इसका यही है, ये BMR को बहुत हद तक रेगुलेट करता है। फिर जैसे इसके और फंक्शंस भी हैं, जैसे कि RBC जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उसको बनाता है, इनको स्टिमुलेट करता है,
ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी में इसका रोल है। फिर वैसे देखोगे तो इसका बहुत हद तक फिजिकल मेंटल जो ग्रोथ होती है, ठीक है, इसमें भी इसका रोल है। सेक्सुअल ग्रोथ उसमें भी, हेल्थ में भी इसका रोल है, ठीक है। फिजिकल मेंटल सेक्सुअल ग्रोथ में भी इसका रोल आता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको 3 फंक्शन बता दिए। पहला रेगुलेट बीआर, दूसरा रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन में इसका रोल है, तीसरा फिजिकल मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ में इसका काफ़ी ज़्यादा इसका रोल है। स्पेशली अगर आप देखेंगे जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है फिजिकल मेंटल और सेक्सुअल, उसमें इसका बहुत रोल है। अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल जो है अगर उसकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स कम बन रहे हैं, ठीक है, अगर उसकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स कम बन रहे हैं, T3 T4 अगर उसकी बॉडी में कम बन रहे हैं एक प्रेग्नेंट फीमेल की, तो जो उसका बच्चा होगा वो मेंटली रिटार्डेड होगा। क्या होगा? मेंटली रिटार्डेड होगा, उसको मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसकी मेंटल ग्रोथ ठीक से नहीं होगी, ठीक है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं एक रिटार्डेड बच्चा होगा, इसको मंदबुद्धि बच्चा बोलते हैं। तो उस तरीके का बच्चा हो सकता है अगर फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो रहे। तो इससे आपको आइडिया लगेगा जो थायराइड हार्मोन है ये किस तरीके से फिजिकल मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। स्पेशली जब हम बच्चे होते हैं, बच्चे से बच्चा जब बड़ा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल है। फिर मैंने बता दिया बीएमआर रेगुलेट करता है, आरबीसी का प्रोडक्शन रेगुलेट करता है, तो कई सारी इसमें इसका रोल है। बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी इसका रोल है, ठीक है। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है तो उसको रेगुलेट करने में भी थायराइड हार्मोन का रोल रहता है। तो ये कुछ है बाकी डिटेल में आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। फिर अब क्या होता है, कुछ बीमारियां हो जाती हैं। जैसे मैंने बोला ना, अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर आपकी बॉडी में कम प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको ये बीमारी हो जाएगी, इसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो मतलब होता है कम, हाइपो वर्ड का मतलब ही होता है कम, तो थायराइडिज्म मतलब थायराइड से रिलेटेड है। तो अगर आपकी बॉडी में कम थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपकी बॉडी में अगर T3 T4 कम प्रोड्यूस हो रहे हैं जो थायराइड हार्मोन्स हैं, तो क्या होगा, अगर आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो कम काम कर रहा है, आपके थायराइड हार्मोन्स अगर कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपको हो जाएगी बीमारी हाइपोथायराइडिज्म की, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे काफ़ी सारे कॉजेज हैं, एक कॉज नहीं है, बहुत सारे कॉजेज हैं। जो एक सबसे कॉमन कॉज है वो है ऑटोइम्यून थायरोडाइटिस, ठीक है, इसको हैशमेटोथायरोडाइटिस भी बोलते हैं। ये क्या है, एक तरीके से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये क्या है, एक तरीके से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो यानी कि जो हाइपोथायराइडिज्म है उसका होने का एक बहुत ही कॉमन कॉज है, सबसे एक इनफैक्ट मैं बोलूँगा सबसे कॉमन कॉज यही है, ठीक है, वो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ये आपकी बॉडी पर अटैक कर देता है। नॉर्मली इम्यून सिस्टम का क्या काम होता है, इम्यून सिस्टम का काम होता है जो आपके दुश्मन है जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, इसको मारना। लेकिन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी पे ही अटैक कर देता है, ठीक है। तो हाइपोथायराइडिज्म की एक बहुत बड़ी कॉज की वजह है हैशमेटोथायराइडाइटिस। ये क्या है, एक तरीके का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। अब एक और बीमारी होती है गॉइटर, ठीक है। तो गॉइटर भी अब तो नहीं होती, पहले ये काफ़ी होती थी, इंडिया में भी होती थी, पहले काफ़ी केसेस थे, अब नहीं होते। ये गॉइटर किसकी कमी से होता है, ये इसमें पहले बताता हूँ गॉइटर होता क्या है। गॉइटर में क्या होता है, एक तरीके का ये हाइपोथायराइडिज्म ही है, एक तरीके का हाइपोथायराइडिज्म ही है। जो थायराइड हार्मोन्स है कम प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं, और आप देखोगे ये जो थायराइड ग्लैंड है ये बड़ा हो जाता है, एकदम गले में ना बहुत बड़ा सा हो जाएगा। इसको हिंदी में घेंगा भी बोलते हैं, घेंगा, ठीक है। तो गले में आपके बड़ा सा हो जाएगा थायराइड हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पे, ये बड़ा हो जाएगा तो गला आपको ऐसे बड़ा सा दिखाई देगा। अब ये होता क्यों है, ये वाला गॉइटर ये होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। तो ये पहले होता था, आज की डेट में आयोडीन की कमी किसी के यहाँ नहीं है, क्योंकि हम सॉल्ट खाते हैं। हम बोलते हैं ना कि क्या आपके नमक में आयोडीन है, एक नॉर्मल बोला जाता है, मतलब एक कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं क्या आपके नमक में आयोडीन है, क्योंकि आज की डेट में हम जो नमक खा रहे हैं, जितना भी हम सॉल्ट खाते हैं वो आयोडाइज सॉल्ट होता है, ठीक है। हम जो भी सॉल्ट खा रहे हैं वो आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं, ठीक है। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने और कंपनीज ने सॉल्ट में ही आपके आयोडीन मिला दिया, तो अब ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर नहीं होता, ठीक है, ये पहले होता था, ठीक है। आज की डेट में जो हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है वो मेनली इसकी वजह से हो रहा है, काफ़ी कॉमन कॉज उसका ये है हैशमेटोथायराइडाइटिस। अब आप बोलेंगे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता क्यों है, इसके पीछे अभी बहुत मल्टीपल कॉजेज हैं, तो एग्जैक्ट जो कॉज है वो अभी तक पिन पॉइंट करना मुश्किल है, ठीक है। अब हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर आपकी बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, ठीक है, स्पेशली विमेन में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मैन। तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपकी बॉडी में क्या सिम्टम्स आएंगे, ये तो थोड़ा सा चलो आगे बढ़ने से पहले एक पिक्चर दिखा दूं। ये देखो, ये रियल में हाइपोथायराइड जिस बंदे को हुआ उसका ये थायराइड ग्लैंड निकाल के दिखाया गया है। आप ये सॉरी ये गॉइटर है, गॉइटर की प्रॉब्लम है,
ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था पीछे गॉइटर की प्रॉब्लम, तो ये अगर आप देखेंगे ये गॉइटर की प्रॉब्लम है, स्पेलिंग गलत हो गई, आ रही है, ठीक है। तो ये गॉइटर है, जो जो एक फॉर्म ऑफ हाइपोथायराइडिज्म ही है। तो एक बंदा जिसको गॉइटर हुआ है उसका इन्होंने ये थायराइड ग्लैंड निकाला है। तो मैंने क्या बोला था, गॉइटर जब होता है तो आप गले में ऐसे ये थायराइड ग्लैंड क्या होता है, स्वेल हो जाता है, पूरा फूल जाता है। तो आप देखो किस तरह से फूल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक अंदाजा लग सकता है थायराइड ग्लैंड जब एनलार्ज होता है तो कैसे दिखाई देता है। फिर हम आते हैं, अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, ठीक है, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। उसके सिम्टम्स होते हैं, पहले तो आदमी बहुत थका थका रहता है, फैटीग मतलब होता है वीकनेस, ठीक है, वीकनेस, फैटीग, वीकनेस एक ही बात है। फिर मैंने बोला अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो क्या होगा, उसका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना थायराइड का मेन काम क्या होता है, अगर अभी आपको मैंने बताया था बीएमआर को रेगुलेट करता है, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है आपकी बॉडी के, ठीक है। तो कितनी जल्दी आप फूड से एनर्जी निकाल रहे हैं ये इस पे डिपेंड, वो होता है, इस पे डिपेंडेंट है ये थायराइड हॉर्मोन्स पे डिपेंडेंट है कि फूड आपका कितनी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, कितना स्लो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाल भी आपके ड्राई से रहेंगे, स्किन आपकी ड्राई हो जाएगी, रफ हो जाएगी, हेयर लॉस भी हो सकता है। फिर मैंने बोला था, आपको बताया था थायराइड, मैंने पीछे बताया था थायराइड हार्मोन जो ग्लैंड है, जो थायराइड हार्मोन्स हैं, ये किसको वो करते हैं कंट्रोल, आपकी बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन को भी कंट्रोल करते हैं। मैंने बोला था ना टेम्परेचर रेगुलेशन में भी इसका रोल है थायराइड हार्मोन्स का, पीछे भी जब बता रहा था मैं आपको थायराइड हार्मोन्स के बारे में। तो अगर हाइपोथायराइडिज्म होता है तो बंदे को ठंड बहुत लगती है, मतलब जरा से भी ठंडी जगह जाएगा तो उसको ठंड लगना स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जिनको नहीं होगा वो नॉर्मल रहेंगे, लेकिन उसको ठंड जल्दी लगेगी, जरा सा इसी चला दी ठंड लगेगी, जरा सा टेम्परेचर गिरा मतलब बाहर ठंडा हुआ उसको ठंड लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक कॉमन सिम्टम्स है। मसल में क्रैम्प्स काफ़ी आते हैं, कॉन्स्टिपेशन एक काफ़ी कॉमन कॉज है, काफ़ी कॉमन सिम्टम देखा गया है, ठीक है। मतलब उसको कब्ज की प्रॉब्लम रहेगी, उसका स्टमक ठीक से क्लियर नहीं होगा, डिप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, मेमोरी लॉस भी हो सकता है। और हाँ, ये बहुत एक कॉमन है, ये आपकी बुक में भी दिया है एनसीईआरटी में, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ जाती है। क्योंकि क्यों बिगड़ती है, मैंने आपको बोला था ना सेक्सुअल हेल्थ में रोल है इसका, फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल हेल्थ, तीन अभी पीछे बताए थे थायराइड हार्मोन्स का किस में रोल होता है। तो फीमेल में अगर मेंसेस स्टॉप हो जाती है तो आप देखेंगे सबसे पहले जो फीमेल डॉक्टर होगी वो जो फीमेल है उसका सबसे, अगर आपकी मेंसेस स्टॉप हो रही है ना फीमेल की, तो सबसे पहला टेस्ट डॉक्टर जो करवाता है वो आपका करवाता है थायराइड हार्मोन का। क्योंकि थायराइड हार्मोन अगर आपके बॉडी में बिगड़ गए हैं, ठीक है, तो उस केस में, हाइपोथायराइडिज्म के केस में, आपके मेंसेस रुक जाएंगे, या बहुत कम होंगे आपको, या बहुत 2-3 महीने डिले हो जाएंगे, या फ्लो जो होगा मेंसेस का वो स्लो हो जाएगा। तो एक बहुत कॉमन कॉज है मेंसेस की प्रॉब्लम का, थायराइड से लिंक है, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म से। फिर डिक्रीज लिबिडो, लिबिडो क्या मतलब होता है, सेक्सुअल एनर्जी, ठीक है, सेक्सुअल एनर्जी को बोलते हैं लिबिडो। तो मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो सेक्स में कम हो जाएगा, तो ये भी थायराइड का, हाइपोथायराइडिज्म का एक सिम्टम है, ठीक है। अब फिर इसका उल्टा होता है हाइपर, हाइपर का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं हाइपर इन जनरल भी मतलब होता है ज्यादा, हम बोलते हैं ना हाइपर क्यों हो रहा है यार, क्यों इतना हाइपर हो रहा है, तो हाइपर का मतलब भी होता है ज्यादा, ठीक है। तो हाइपो मतलब होता है कम, हाइपर मतलब होता है ज्यादा। तो जब ये ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए थायराइड हार्मोन्स आपकी बॉडी में, तो उसको बोलेंगे हाइपरथायराइडिज्म। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पार्ट 1 में, हॉर्मोन्स का एक बैलेंस होता है, अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो भी दिक्कत है, कम प्रोड्यूस हो तो भी दिक्कत है। तो अब ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, दिक्कत कॉज करेंगे। तो अब जब दिक्कत की बात कर रहे हैं तो पहले तो ये देख लेते हैं हाइपरथायराइडिज्म होता क्यों है, ठीक है क्या, ये हमने जान लिया ज़्यादा प्रोड्यूस होता है थायराइड हार्मोन, ठीक है। होता क्यों है, इसके पीछे 2 रीज़न है, या तो ट्यूमर होगा इंसान को तो भी हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, या फिर ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। जैसे हाइपोथायराइडिज्म में मैंने पढ़ा था वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है, ऐसे ही हाइपरथायराइडिज्म भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, ठीक है। ये कॉजेज बता रहा हूँ कि क्यों होता है, ठीक है। अब जब ये हो जाता है तो इसमें जैसे एक बीमारी होती है हाइपरथायराइडिज्म में, जैसे हम बोलते हैं ग्रेव डिसीज, ठीक है। अगर मान लो हो गया किसी को हाइपरथायराइडिज्म तो उसको एक उसके उसके थ्रू एक बीमारी होती है, इसको हम बोलते हैं ग्रेव डिसीज। अब ग्रेव डिसीज में क्या होता है, ग्रेव डिसीज को ये भी बोला जाता है एक्सोपैथेल्मिक गॉइटर, ये ग्रेव डिसीज का दूसरा नाम है, ठीक है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है एक्सोपैथेल्मिक गॉइटर। एक्सोपैथेल्मिक क्यों बोला जाता है, एक्सोपैथेल्मिक का मतलब होता है बल्जिंग आइज, बल्जिंग आइज, एक्सोपैथेल्मिक इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि एक्सोपैथेल्मिक का मतलब होता है बल्जिंग आइज। तो देखेंगे आप जिसको ये ग्रेव डिसीज हो रही है, जिसको ये एक्सोपैथेल्मिक गॉइटर हो रहा है, ग्रेव डिसीज और एक्सोपैथेल्मिक गॉइटर एक ही चीज है,
ठीक है, एक ही चीज के एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं, एक ही बीमारी के दो नाम है। तो इसका नाम एक्सोप्थेल्मिक इसलिए क्योंकि इसका एक्सोप्थेल्मिक का मतलब होता है बल्जिंग आइज। तो जिसको ग्रेव डिसीज होगी तो आप देखेंगे उसकी आंखें ऐसी हो जाएंगी, आंखें बाहर आ जाती हैं, एकदम मोटी मोटी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, ये देखो एक्सोप्थेल्मस हो जाता है, इसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। फिर और क्या सिम्टम्स होते हैं ग्रेव डिसीज के? स्वेटिंग इसको बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको भी गोइटर हो जाएगा। ठीक है, गोइटर इसको भी हो जाएगा। और फिर एरिथमियास और टेकीकार्डिया हो जाता है। टेकीकार्डिया का मतलब क्या होता है? हार्ट रेट तेज हो जाती है। नॉर्मल हार्ट रेट हमारी कितनी होती है? जैसे 72 के आसपास होती है। तो उस केस में उस आदमी की हार्ट रेट बहुत तेज हो जाएगी, 110 हो जाएगी, 120 हो जाएगी, 130 हो जाएगी, तो हार्ट रेट तेज हो जाएगी। एरिथमिया क्या होता है? जो हार्ट की रिदम होती है, जैसे हमने कार्डियो वाले चैप्टर में पढ़ा था, कार्डियक साइकिल वाले में हार्ट की एक रिदम होती है, हार्ट एक रिदम में चलता है, तो वो रिदम ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो जो रिदम है, जो आपको पता है ना, हार्ट में इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जाती हैं, मैंने पीछे वाले चैप्टर में बताया आपको, जो कार्डियोवैस्कुलर वाला था। हार्ट में साइनोट्रियल नेट से निकल निकल के फिर एवी नोड पे आती है, तो हार्ट में एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ना, इसकी रिदम बिगड़ जाती है, तो इसको बोलते हैं एरिथमिया। फिर आपको स्टमक आपका खराब रहेगा, डायरिया हो सकता है, मतलब लूज मोशन टाइप का हो सकता है आपको। ठीक है, फिर मैंने बोला है देखो, एलोगिनियम मेनोरिया क्या है? फीमेल में लॉस ऑफ मेंसेस। ठीक है, तो इसको एलोगिनियम मेनोरिया बोलते हैं। मेनोरिया मतलब समझ लो मेंसेस, तो ओलिगो मतलब एक तरीके से मेंसेस खत्म हो रही है, उसको मेंसेस नहीं होंगी फीमेल्स को, मेंसेस एकदम से उसकी बिगड़ जाएंगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया, पीछे ही बता के आ रहा हूँ, हाइपोथायराइडिज्म में भी आपने देखा था कि मेंसेस बिगड़ रही थी, वही हाइपरथायराइडिज्म में भी होगा। एक जो डिफरेंस है सबसे बड़ा जो आप देखोगे हाइपर और हाइपो में, हाइपो में होता है वेट गेन, हाइपर में होता है वेट लॉस। ठीक है, ये काफी बड़ा डिफरेंस है। अगर आप बाकी हो सकता है आपको बहुत सारे डिफरेंसेस एक जैसे दिखाई दे, ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। हाइपो में होता है वेट गेन, हाइपर में होता है वेट लॉस। ठीक है, और इसमें हार्ट रेट तेज होती है, हाइपर में, हाइपर है ना तो तेज ही होगा। ठीक है, तो इसमें हार्ट रेट तेज होती है, हाइपो में हार्ट रेट स्लो हो जाती है। ठीक है, स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो होना स्टार्ट हो जाती है, 40 रहेगी, 50 रहेगी, तो ये स्लो हो रही है। ठीक है, इसको ब्रेडिकार्डिया भी बोला जाता है, इस तरीके समझ रहे हो। फिर हाइपर में क्या होगा? आदमी बहुत एंग्जाइटी में रहता है, हमेशा स्ट्रेस से में रहता है। ठीक है, उसको एंग्जाइटी रहती है, तो उसको ट्रेमर भी दिख सकते हैं। ट्रेमर मतलब हाथ थोड़ा सा कपेंगे, कपाट दिखाई देगी उसको हाथों में अपने। ठीक है, तो ये भी इसके सिम्टम्स है। इतना आपकी बुक में है नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इससे क्या होता है, बायो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। अदरवाइज ऐसा लगेगा बड़ा बोरिंग सा कुछ पढ़ रहा है आदमी सब्जेक्ट। बायो इंटरेस्टिंग लगती है, खुद को भी डे टू डे लाइफ में चीज़ें समझ में आना स्टार्ट होती है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मसल वीकनेस भी इसका एक कॉज है, सॉरी एक सिम्टम है। फिर अभी हमने पढ़ लिया T3 के बारे में पढ़ चुके हैं हम, T4 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। T3 T4 जब कम प्रोड्यूस होते हैं तो होता है हाइपोथायराइडिज्म, ये हम पढ़ चुके हैं। जब ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं T3 T4 तो क्या होता है? हाइपरथायराइडिज्म। तो T3 T4 तो हमने पढ़ लिया। अब एक और हार्मोन बच रहा है, क्योंकि थायराइड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, T3 T4 एक और करता है, वो है कैल्सिटोनिन। तो अब हम कैल्सिटोनिन को देखेंगे कि कैल्सिटोनिन का क्या काम है। ठीक है, देखो थायराइड ग्लैंड का जो तीसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन, ये क्या करता है? नाम से समझ में आ रहा है, कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो कैल्सी मतलब क्या होता है? कैल्शियम से कुछ लिंक होगा इसका। इसका काम होता है ब्लड में कैल्शियम को कम करना। ठीक है, अब ब्लड में कैल्शियम को कम क्यों करेगा ये? मान लो आपके ब्लड में कैल्शियम हो गया ज़्यादा, क्योंकि एक लेवल होता है, बॉडी उस लेवल को मेंटेन करती है। ठीक है, बॉडी उस लेवल को मेंटेन करती है। तो मान लो आपके ब्लड में कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो गया, आपने बहुत ज़्यादा दूध पी लिया, या आपने कुछ कैल्शियम के बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स खा लिए। ठीक है, उस केस में हो सकता है कि आपके जो ब्लड में कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाए। तो अब जब ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बॉडी हर चीज़ को एक बैलेंस में रखती है। तो क्या होगा उस केस में, अगर ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो रहा है तो कैल्सिटोनिन आ जाएगा। कैल्सिटोनिन क्या करेगा? ब्लड में से कैल्शियम को कम कर देगा। ठीक है, तो ये इसका काम है। अब ये कम कैसे करता है? ये सिग्नल देता है आपकी बोन्स को, यहाँ से ये सारा क्या करेगा, जितना भी ज़्यादा कैल्शियम होगा यहाँ से निकाल लेगा, और बोन में सारा कैल्शियम जितना भी ज़्यादा होगा सारा बोन को बोलेगा कि तुम सारा एब्जॉर्ब कर लो। ठीक है, एक तो ये करेगा। दूसरा क्या करेगा, अब इसको यहां से कैल्शियम कम करना है ना, फिर क्या, कैसे कम करेगा? ये जो आपने जो खाना खाया, जैसे हमने दूध पी लिया बहुत ज्यादा, तो ये इंटेस्टाइन को बोलेगा कि अब ये जो दूध आ रहा है ना इंटेस्टाइन में, इसको एब्जॉर्ब मत करो, क्योंकि इसको कैल्शियम कम करना है ना, ऑलरेडी कैल्शियम ज्यादा है, तो ये इसको बोलेगा तुम एब्जॉर्ब मत करो। ठीक है, इंटेस्टाइन को बोलेगा कि तुम जो बाहर से कैल्शियम आ रहा है, जो इंसान दूध पी रहा है, इसे रोक दो, एब्जॉर्ब मत करना। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है इसको कहाँ डाल देगा? इसको उठा के बोन्स में डाल देगा। ठीक है, और किडनी क्या करती है? किडनी भी कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करती है। जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है ना, तो अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है किडनी वाला चैप्टर, 10th में 9th में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपको याद होगा कि किडनी जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है किडनी में, तो
किडनी कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करती है, ठीक है। किडनी क्या करती है, कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड में। तो ये क्या कहता है, कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब मत करना, क्योंकि अगर कैल्शियम रीअब्जॉर्ब हो जाएगा किडनी में तो क्या होगा, ठीक है, ये वापस अगर ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा। इसका काम है कैल्शियम को लोअर करना, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा ना कुछ भी तो बस इतना ध्यान रख लेना, कैल्सीटोनिन का काम होता है, कैल्सीटोनिन का काम होता है कैल्शियम के लेवल को कम करना ब्लड में, कैल्शियम के लेवल को ब्लड में कम करता है। ये इतना ये पूरा पीछे तामझाम कैसे करता है, अगर ये समझ में नहीं आया तो बस इतना ध्यान रख लेना, कैल्शियम के लेवल को कम करता है ब्लड में, ठीक है। अब आता है थायराइड ग्लैंड पढ़ लिया, अब एक और ग्लैंड आता है पैराथायराइड। अब ये पैराथायराइड ग्लैंड होता कहाँ है, थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ है। ये थायराइड ग्लैंड ही है आपका, ठीक है, थायराइड ग्लैंड है, ये पूरा थायराइड ग्लैंड ही है। तो अगर थायराइड ग्लैंड को पीछे से देखूं, जैसे आप मेरे आगे खड़े हो, मैं पीछे से अगर आपको देखूं, आपकी गर्दन को अगर मैं पीछे से देखूं तो ये आपको चार ऐसे दिखाई देंगे, ये दिखाई दे रहे हैं, ये चारों क्या है, ये चार पैराथायराइड ग्लैंड है, चार होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं। तो ऐसे चार आपको पैराथायराइड ग्लैंड दिखाई देंगे, बैक साइड में होते हैं थायराइड ग्लैंड के। तो पहला तो आपको लोकेशन समझ में आ गई, लोकेशन पता होना भी जरूरी होता है। अब ये पैराथायराइड ग्लैंड का क्या काम है, उल्टा काम है, जो कैल्सीटोनिन का काम है उसका उल्टा काम है, ठीक है। ये क्या करेगा, पैरा का मतलब ही क्या होता है, जैसे वैसे पता है ना पैरा, ठीक है, तो पैरा का मतलब होता है एक तरीके से ज्यादा, किसी चीज को ज्यादा करना। तो पैराथायराइड का काम है कैल्शियम, ब्लड में कैल्शियम को इंक्रीज करना, उल्टा काम कर रहा है ये। कैल्सीटोनिन क्या कर रहा था, ब्लड में कैल्शियम डिक्रीज कर रहा था, इसका क्या काम है, ब्लड में कैल्शियम को इंक्रीज करना। अगर आपके ब्लड में कैल्शियम कम हो रहा है तो ये ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा देगा। मान लो आपने 8-10 दिन हो गए, आपने कोई दूध नहीं पिया, दही नहीं खाया, ठीक है, किसी भी तरीके से आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हो, आप दूध दही कुछ नहीं खा रहे हो, तो आपका क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, बॉडी बहुत चालाक है, बॉडी बैलेंस रखती है ब्लड में कैल्शियम को। तो क्या करेगी, पैराथायराइड जो ग्लैंड होगा ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, इसको पीटीएच भी बोला जाता है। ये क्या करेगा, पीटीएच ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देगा, बोन्स, सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ होता है हमारी बॉडी में, बोन्स में। तो ये क्या करेगा, बोन्स को बोलेगा कि भैया तुम कैल्शियम निकालो, तो बोन्स में से कैल्शियम निकल निकल के कहाँ चला जाना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड में आना स्टार्ट हो जाएगा। पहला काम तो ये करेगा, ठीक है। और फिर जैसे मैंने बोला किडनी पे और इंटेस्टाइन पे असर आएगा, जैसे पीछे भी आ रहा है, इंटेस्टाइन को क्या बोलेगा कि भैया तुम जो थोड़ा बहुत भी कैल्शियम है तुम्हारे पेट में या जो भी खाने से आ रहा है, जितना भी आ रहा है उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करो, और ज्यादा एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और किडनी को बोलेगा कि तुम जो कैल्शियम जो तुम फेंक रहे थे बाहर, यूरिन में जो निकाल देते उसको रिड्यूस करो, क्योंकि अभी ब्लड में कमी हो रही है कैल्शियम की, मुझे कैल्शियम को बढ़ाना है, ठीक है। तो जो पीछे हमने कैल्सीटोनिन में पढ़ा इसका उल्टा हो रहा है सारा। समझ में आ गई कहानी? तो मेन कुछ नहीं याद रहता, तो बस ध्यान रख लेना, इसका मेन काम होता है ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाना, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, उल्टा काम करता है कैल्सीटोनिन के, ठीक है। अब आता है एड्रिनल ग्लैंड। तो पहले देख लो एड्रिनल ग्लैंड, सबसे पहले ग्लैंड होता कहाँ है, ये जरूरी होता है पता होना, ठीक है, तब रट्टा मारना आसान हो जाएगा आपके लिए। रट्टा तो आपने मारना ही पड़ेगा आपको एंड में, लेकिन रट्टा मारना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बाकी अगर मेरे वीडियोस अच्छे से देख के जाओगे तो रट्टा भी आपको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पहला चीज है रीनल का मतलब क्या होता है, बायो पढ़ रहे हो आप लोग, डॉक्टर बनोगे सबके सब आगे जाके। रीनल का मतलब होता है किडनी, ये ध्यान रखो, ठीक है। रीनल का मतलब होता है किडनी, एड्रिनल मतलब ऑन द टॉप ऑफ किडनी। तो इससे समझ में आ रहा है एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होंगे, किडनी के ऊपर होंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, नाम से लोकेशन समझ में आ रही है। तो ये रहा एड्रिनल ग्लैंड, ये ऐसा होता है, ये देख रहे हो आप, ये एड्रिनल ग्लैंड है। अब एड्रिनल ग्लैंड की 2 हिस्से होते हैं, ठीक है, ये अगर हमने इसको निकाल के यहाँ बना दिया है, ठीक है। एक होता है इसकी बाहर वाली लेयर, जिसको हम बोलते हैं, बाहर वाला हिस्सा से बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो अंदर वाला होता है उसे बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है। जो बाहर वाला होता है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाले को बोलते हैं मेड्यूला। ये ध्यान रखो, जैसे अगर ये ऐसा है, मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ थोड़ा सा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ऐसा ले लो, तो ये अंदर वाला है मेड्यूला और ये बाहर वाला है कॉर्टेक्स। जो लोग 10th आईसीएससी वाले मेरा ये चैप्टर देख रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी क्लास 10th में आईसीएससी में किडनी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो। मुझे अभी सीबीएसई के बच्चों का नहीं पता कि 9-10 में क्या था क्या नहीं था, लेकिन आईसीएससी का मुझे पता है उसमें था ये, ठीक है। कोई बात नहीं भी पढ़ा आपने तो आप ये देख सकते हो, मेड्यूला अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं, बाहर वाले को कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से इसकी 2 लेयर्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों ही जो हैं, आपका ये जो कॉर्टेक्स है, ये वाला रीजन कॉर्टेक्स जो बाहर वाला है, और ये जो अंदर वाला मेड्यूला है, ये दोनों ही हॉर्मोन्स बनाते हैं, ये दोनों ही हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ये कौन से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, इनका क्या फंक्शन है, ये हम देखेंगे। तो देखो ये आपको दिखाई देगा जो, अच्छा एक चीज और भी बता दूं पहले, जो कॉर्टेक्स है ना,
इसकी 3 लेयर है। ये तो हमने पढ़ लिया कि जो आपका एड्रिनल जो ग्लैंड है ये 2 हिस्सों में डिवाइड है, मेड्यूला में डिवाइड है और कॉर्टेक्स में डिवाइड है। जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स की खुद में अपने आप में 3 लेयर्स हैं। कॉर्टेक्स की अपने आप में खुद में 3 लेयर्स हैं। इसकी लेयर्स को याद रखने का तरीका बताऊं आपको, ऐसे याद रख सकते हो आप GFR। कैसे याद रखते हो? GFR। GFR वैसे बताऊं क्या होता है, आपने किडनी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ग्लोमल फिल्ट्रेशन रेट। किडनी अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है पहले तो GFR उसमें होता है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ऐसे आप याद, ये वर्ड सिर्फ याद कराने के लिए है GFR, ठीक है। तो अब आपको देखो, जो भारवाही लेयर है, मैंने बोला ना कॉर्टेक्स की 3 लेयर है। भारवाही लेयर कौन सी है? जोना ग्लूमोरोसा, ठीक है। तो ये G आ गया यहाँ पे, ये आ गया G, ठीक है। अंदर वाली क्या है? जोना फैस्कुलेटा, F आ गया यहाँ पे, ये लगा हुआ है, F से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जोना तो सब में ही लगा हुआ है, जोना जोना जोना। तो ग्लोमुरुसा ये वाली, फैस्केटा बीच वाली, अंदर वाली रेटिकुलरिस, ठीक है। सबसे बाहर वाली ये G से है ग्लोमुरुसा, फिर बीच वाली फैस्कुलेटा, सबसे अंदर वाली रेटिकुलरिस, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा एग्जाम में पूछ सकते हैं कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स क्या हैं। तो ये मैंने GFR जो लिखा है ना, ये सिर्फ इसलिए तो आपको याद रहे, आप ऐसे याद रख पाओ GFR, ठीक है। तो ये इनके तीनों के नाम है। ग्लोमर फिल्ट्रेशन रेट मत लिखाना, ये सिर्फ बताने के लिए किया है मैंने। तो ये एक एक्रोनिम बनाने के लिए, ये एब्रीवेशन बनाने के लिए किया है, ठीक है। ग्लोमर फिल्ट्रेशन रेट किडनी में होता है, यहाँ पे मत लिख के आ जाना, ठीक है। ये सिर्फ मैं एड्रिनल ग्लैंड आपको समझाने के लिए, ताकि आपको ये याद रहे नाम, इसलिए मैंने GFR याद किया है, ठीक है। तरीका है सिर्फ याद करवाने का, तो उसका ध्यान रखना, ठीक है। नाम इनके यही है जो यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। कहीं आपको सर ने बोला था तो वहां लिखा है, फिर नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है। अब 3 आपने लेयर याद कर ली। कॉर्टेक्स का हमें मालूम पड़ गया बाहर होता है, मेडुला अंदर होता है। अब देख लेते हैं ये कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स से मेनली जो कॉर्टेक्स वाला एरिया, ये 3 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये इतना नहीं पूछेंगे कि एग्जैक्टली बाहर वाली लेयर से कौन सा हार्मोन है, अंदर वाली से कौन सा है, इससे वाली से कौन सा है, देख सकते हो तो अच्छी बात है, डायग्राम में दिख रहा है। बट इतना ध्यान रखो, कॉर्टेक्स में 3 तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। पहला होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये जो वर्ड कॉर्टिकॉइड यूज हो रहा है, क्या मतलब है? कॉर्टिकॉइड का मतलब है ये एक तरीके के स्टीरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्टीरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है ये। देखो हार्मोन्स के बारे में एक चीज बताता हूँ आपको, पहले थोड़ा सा आइडिया ले लो। हार्मोन्स 2 तरीके के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। ये सारे हार्मोन्स के लिए बता रहा हूँ, खाली इनके लिए नहीं बता रहा हूँ, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो स्टीरॉयड हार्मोन्स फैट सॉल्युबल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो जो कॉर्टिकोरॉइड्स है ना, ये लिखा है कॉर्टिकोइड्स, नाम समझ में आ रहा है ना, ऑइड्स लिखा है, तो यानी कहीं ना कहीं स्टीरॉयड में भी ऑइड लगा है, कॉइड में भी ऑइड लगा है। तो ये कॉर्टिकोइड्स लिखा होगा ना जहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वो स्टीरॉयड हार्मोन है। क्या है वो? स्टीरॉयड हार्मोन है, ठीक है। तो अब इतना समझ में आ गया। अब देखो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो है आपका एल्डोस्टेरोन, ठीक है। यही आपको ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, यही आपके लिए काम का है, एल्डोस्टेरोन। तो पहला तो ये है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन है। फिर है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो प्रोड्यूस होते हैं, वो है कॉर्टिसोल। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कॉर्टिसोल, जो मैं आपको लिख रहा हूँ, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक में यही वाले हैं, ठीक है। फिर होता है एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स होते हैं जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं। आपको पता ही है कौन से होते हैं सेक्स हार्मोन, मेन हमारे ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ही है, ठीक है। मेल्स में मेन होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में मेन होता है ईस्ट्रोजन। समझ में आ गया आपको इतना? तो ये हो गया इसका। अभी हम आगे देखेंगे कि इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल के बारे में, क्योंकि ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा सा हल्का सा और देख लो। ये तो आप कॉर्टेक्स का समझ में आ गया। कॉर्टेक्स में ये आपके ये आ रहे हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन्स। ये आपका बन रहे हैं एड्रिनल के कॉर्टेक्स वाले एरिया से, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले एरिया से ये वाले बन रहे हैं, ठीक है। अब अंदर वाले से अब हम देखेंगे, जैसा मैंने बताया अंदर वाले से, ठीक है। जो मेडुला वाला हिस्सा है, इससे कौन से बन रहे हैं देख लेते हैं। इससे बनते हैं कैटिकोलामाइंस, ठीक है। इनको एमाइंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिनका केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें एमाइन होता है, उसमें एमाइन ग्रुप एडेड होता है, इसलिए इनको कैटिकोलामाइंस बोला जाता है, ठीक है। तो कैटिकोलामाइंस बोलते हैं किसको हैं? ये बोलते हैं एपिनेफ्रीन को और नॉर एपिनेफ्रीन को, ठीक है। तो इनको एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन को एड्रेलिन और नॉर एड्रेलिन भी बोला जाता है, एड्रेलिन और नॉर एड्रेलिन भी बोला जाता है। तो एड्रेलिन की जब बात आएगी, नॉर एड्रेलिन की जब बात आएगी, तो इसका मतलब क्या है? ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? एड्रेलिन, नॉर एड्रेलिन, ठीक है। इसको एपिनेफ्रीन और इसको नॉर एपिनेफ्रीन भी बोला जाता है। ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? मेडुला से प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब हम थोड़ा इंडिविजुअल देख लेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स एग्जाम परस्पेक्टिव से, उनके बारे में डिटेल में।
एल्डोस्ट्रॉन, एल्डोस्ट्रॉन हमको पता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, यहाँ से कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होता है, ये रहा, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मेन जो आपकी बॉडी में जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो एल्डोस्ट्रॉन है, तो ये आपको याद रखना है, जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो एल्डोस्ट्रॉन है, ठीक है। अदरवाइज और भी है, देखो ये भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड ही है, कॉर्टिकोस्टेरोन, पर ये नहीं है मेन। मेन कौन सा है, एल्डोस्ट्रॉन। तो एल्डोस्ट्रॉन के बारे में ही हमें पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या समझ में आ रहा है इस वर्ड से मिनरल, तो कहीं ना कहीं ये मिनरल को बैलेंस कर रहा है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो कौन से ये मिनरल्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सोडियम पोटेशियम की, ठीक है। तो इस सोडियम पोटेशियम जो होते हैं एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो ये आपकी बॉडी में कितना सोडियम रहना है, कितना पोटेशियम रहना है, इसका एक बैलेंस होता है। तो इसके बैलेंस को जो बैलेंस करता है उसको हम बोलते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का जो मेन फंक्शन है वो है आपकी बॉडी में सोडियम पोटेशियम को बैलेंस करना। अब सोडियम पोटेशियम आपकी बॉडी में क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम का एक पंप बनता है, आपने अब पता नहीं मुझे भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, सोडियम पोटेशियम का पंप बनता है। तो सोडियम पोटेशियम आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है ना, ये जो पंप बनता है सोडियम पोटेशियम का पंप होता है। तो सोडियम पोटेशियम मिलके, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, सोडियम पोटेशियम मिलके आपकी बॉडी में बैलेंस रखते हैं, पानी का बैलेंस रखते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में फ्लूइड्स को बैलेंस करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम मिलके किसको बैलेंस करते हैं, आपकी बॉडी में फ्लूइड्स को बैलेंस करते हैं और ब्लड प्रेशर को बैलेंस करते हैं, ठीक है। क्यों, और इनको कौन यहाँ पे, इनको कौन कंट्रोल कर रहा है, इनको कंट्रोल कर रहा है एल्डोस्टेरोन। तो कहीं ना कहीं यही एल्डोस्टेरोन का ही फंक्शन है। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और आपकी बॉडी में फ्लूइड्स को बैलेंस करना। ये कैसे करता है, सोडियम पोटेशियम को रेगुलेट करके, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा है, ये देखो, ये दो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन, लेकिन हमें पढ़ना है कॉर्टिसोल है, क्योंकि कॉर्टिसोल ही मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। सबसे मेन जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वो कॉर्टिसोल ही है। तो हम कॉर्टिसोल के बारे में ही पढ़ेंगे, एग्जाम में भी आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। अब अब इससे देखो, जैसे पीछे क्या समझ में आ रहा था, यहाँ वर्ड यूज हुआ था मिनरल, तो कहीं ना कहीं मिनरल्स को बैलेंस हो रहा था, सोडियम पोटेशियम को बैलेंस कर रहा था। अब ये वर्ड आ रहा है ग्लूको, तो क्या समझ रहे हो ग्लूको से, ग्लूको का मतलब क्या है, किसको बैलेंस कर रहा है, बॉडी में आपके ग्लूकोज को। तो क्या करता है, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। अभी करता क्या है, जैसे आप, अगर आपकी बॉडी किसी स्ट्रेस में आ गई, स्ट्रेस में कब आती है आपकी बॉडी, जब मान लो जैसे कि आप बहुत ज़्यादा, मान लो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत देर तक एक्सरसाइज कर रहे हो, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, आप एक्सरसाइज करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, तो एक तरीके से बॉडी पे स्ट्रेस है। ज़्यादा एक्सरसाइज करना बॉडी के लिए स्ट्रेस है। स्ट्रेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो, वो भी स्ट्रेस होता है, फिजिकल स्ट्रेस भी होता है। या जैसे आप मान लो बीमार पड़ गए तो वो भी स्ट्रेस है। तो जब भी या आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कभी हो ना, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग जाते हो, या बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर करना स्टार्ट कर दो, या आप बीमार पड़ जाओ, तो ऐसी कंडीशंस में जहाँ आपकी बॉडी पे एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, तो उस केस में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाता है डाउन। तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन होगा तो ये अच्छी चीज़ नहीं है बॉडी के लिए। तो जब बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है तो बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन निकलता है जैसे हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। तो उसका काम क्या है, इसका काम है, जैसे मैंने बोला ना, जब स्ट्रेस होगा बॉडी में फिजिकल स्ट्रेस, तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन होना भी खतरनाक होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो गई, तो ब्लड शुगर अगर ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो भी प्रॉब्लम है। देखो बॉडी क्या होती है, बॉडी आपकी ब्लड शुगर ना जनरली इस एक ये हेल्दी रेंज होती है 70 to 140। तो अगर 70 से कम हो जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 140 से ज़्यादा हो जाती है तो भी दिक्कत है, डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कम हो जाए तो भी वो है, वैसे कम होना ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि कम होना एकदम से, अगर आपकी ज़्यादा कम हो जाए तो एकदम से आप फेंट हो सकते हो, बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि एकदम से आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम हो। लेकिन जब होता क्या, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, तो एक्सरसाइज करोगे तो मसल्स आपकी ग्लूकोज को यूज़ कर लेती हैं। जैसे आप रनिंग करने गए, तो अगर आप लंबे टाइम तक रनिंग करोगे तो जो आपकी पैरों की मसल्स हैं, हाथों की मसल्स हैं, पूरी बॉडी की मसल्स मूव कर रही हैं जब आप रनिंग कर रहे हो, तो धीमे धीमे क्या होगा, ब्लड में से ग्लूकोज खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि एकदम से 70 से नीचे आ जाए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आप गिर सकते हो, बेहोश हो सकते हो, क्योंकि आपके अगर ब्रेन तक ग्लूकोज नहीं पहुंचा तो आप एकदम से फेंट हो जाओगे। तो अब हम नहीं चाहते ऐसा हो। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी बहुत स्मार्ट है, बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज कर देती है। तो ये कॉर्टिसोल क्या करेगा, आपके ब्लड में ग्लूकोज को मेंटेन रखेगा। जैसे ही उसको लगा ये कम हो रही है तो फटाफट कॉर्टिसोल निकलेगा और ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज कर देगा। तो उसका मेन काम है ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करना, ठीक है। इसीलिए इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी बोला जाता है, ठीक है। अब और क्या काम करता है ये निकलता कब है, जब स्ट्रेस होता है। तो अब जब स्ट्रेस होता है तो ये ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है। लेकिन
जब स्ट्रेस होगा तो एक जब ये निकलना शुरू होता है स्ट्रेस हार्मोन, तो एक प्रॉब्लम और भी हो जाती है, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा। तो इम्यून सिस्टम को आपको सप्रेस कर देगा तो क्या होगा, आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि आप बीमार पड़ सकते हो। इसीलिए बोलते हैं कि एकदम से आप एक्सरसाइज करके आए हो, घंटा 1.5 घंटा आपने एक्सरसाइज कर, एकदम से आके नहाना नहीं चाहिए, उस टाइम इम्यूनिटी डाउन होती है। ठीक है, एकदम से आपको एकदम से बोलते हैं गर्म सर्द हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों? क्योंकि आपने एक्सरसाइज कर रखी है, या अगर आप किसी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो तो उस टाइम इम्यून सिस्टम डाउन होता है। उस टाइम क्या होता है, आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आप बीमार पड़ोगे, कोल्ड हो जाएगा, ठंड लग सकती है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि एकदम से अगर आप एक्सरसाइज करके आए हो तो थोड़ी देर बैठो, आधा घंटा, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल होने दो, चीज़ों को ठीक होने दो, फिर हम बोलते हैं कि आप जाके जो भी आपको करना है आप करो, नहाओ, जो भी है। ठीक है, तो अभी सिर्फ समझाने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है, जो कॉर्टिसोल है ब्लड शुगर को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को डाउन कर देता है, ये इसका एक खराब चीज़ है। फिर सेरोटोनिन को कम कर देगा, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन बढ़े रहेंगे। सेरोटोनिन का काम होता है आपको खुश रखने का, ये आपको खुश रखता है सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन अगर आप कम हो जाएगा तो क्या होगा, आप खुश कम रहोगे। तो स्ट्रेस, नाम ही स्ट्रेस हार्मोन है तो निकलेगा ही स्ट्रेस में, तो स्ट्रेस में तो वैसे ही आदमी खुश नहीं रहेगा। तो आप ऐसे देख सकते हो, आपको पेन कम होगा, डिक्रीज सेंसिटिविटी, पेन की तरफ आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। हाँ, स्ट्रेस, अगर देखो स्ट्रेस हार्मोन है तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। बहुत लोगों को कभी बहुत ज़्यादा, इसलिए बोलते हैं ना, जब हम क्या बोलते हैं, चिंता ही चिता है, ये बोला जाता है ना, चिंता ही चिता है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो जल्दी मर जाओगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं देखो स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। तो अगर आप देखो, एक नॉर्मल एक फिजिकल स्ट्रेस की वजह से हो रहा है तो अलग बात है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाओ तो क्या होगा, कई लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उनकी बॉडी में हमेशा कॉर्टिसोल लेवल्स हाई रहते हैं, जनरल इंसान के कंपेरिजन में उनके कॉर्टिसोल लेवल्स हाई रहते हैं। तो फिर क्या होगा, आपका बीपी बढ़ा रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, लेकिन जब ये स्ट्रेस हार्मोन निकला रहता है तो आपकी उस टाइम पे स्ट्रेस में हो आप, ठीक है, तो जनरली निकलता कब है, जब आप स्ट्रेस में हो, तो आपकी जो मेमोरी और अटेंशन उस टाइम पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सामने कुछ स्ट्रेस है। ठीक है, तो ये स्ट्रेस को वो बढ़ा देता है, मेमोरी और अटेंशन को। कुछ नहीं याद रहता है ना, सब कुछ भूल जाते हो। सिर्फ 2 चीज़ें याद रख लेना जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, और इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। ठीक है, बस ये याद रख लेना। ठीक है, और ब्लड शुगर को इंक्रीज कैसे करता है ये, देखो ब्लड शुगर को जब भी इंक्रीज करने की बात आएगी तो सीधी सीधी बात आती है लिवर की, पहले चलती है गाड़ी लिवर पे। क्योंकि आपके लिवर, जैसे मान लो ये लिवर है, तो लिवर में ग्लूकोज स्टोर रहता है, किस फॉर्म में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ये लिवर है। ठीक है, तो जब भी आपके ब्लड में मान लो ग्लूकोज कम हो गया तो ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ठीक है, तो देखो ये कैसे करेगा काम, कॉर्टिसोल लिवर पे जाएगा, लिवर को बोलेगा ग्लूकोज बनाओ। ठीक है, समझ में आ गया। और एक तो यहाँ पे बोलेगा, फिर दूसरा क्या, मसल्स को भी बोलेगा, मसल्स को बोलेगा कि मसल से भी, जो मसल्स में क्या होते हैं, मसल बनती है प्रोटीन से, अमीनो एसिड से बनती है। मसल किससे बनती है, अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड्स से भी ये ग्लूकोज कन्वर्ट करवा सकता है। ठीक है, ये जो फैट्स हैं, एडिपोज टिश्यू का मतलब क्या है, फैट है, आपके बॉडी का जो फैट है उसे एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। बॉडी में जो फैट होता है ना, चर्बी, हमें बोलते हैं कि चर्बी बढ़ गई है, बॉडी फैट बढ़ गया है। ठीक है, तो स्ट्रेस के टाइम पे ग्लूकोज लेवल कम हो रहे हैं तो ये बॉडी के फैट को भी, जो आपका बॉडी में फैट है ना, फैट को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, ये ग्लाइकोजन को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है, प्रोटीन को, अमीनो एसिड प्रोटीन है, प्रोटीन को भी इसमें कन्वर्ट कर सकता है, और फैट को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ग्लूकोज बनता कहाँ से है कॉर्टिसोल के केस में। ठीक है, और भी देखो स्ट्रेस है तो आपकी देखो बोन की फॉर्मेशन भी आपकी कम हो जाती है, यहाँ पे देखा, हड्डियां भी वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी अगर लंबे टाइम तक आप स्ट्रेस में रहते हो तो। ठीक है, इंसुलिन को ये काउंटरैक्ट करता है। अब ये मैं नहीं बता रहा क्योंकि इंसुलिन अभी आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, एक हल्का हल्का आइडिया आपको यहाँ मिल गया कि इसका मेन काम है ग्लूकोज को बढ़ाना। ठीक है, और ये स्ट्रेस के टाइम पर रिलीज होता है, ब्लड शुगर बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, ये आप जरूर ध्यान रखना, ये 2 पॉइंट। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि ये जो, अब देखो दोबारा ये फिगर, ये वाले मेडुला वाले क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। अब हम मेडुला वाले का पढ़ रहे हैं, ये वाले जो हार्मोन्स निकलते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को एड्रेनलिन भी बोलते हैं, और नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनलिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों एक जैसे भाई भाई हैं, एक जैसा काम है। ठीक है, एक जैसा काम है इनका, ये इनको ये भी बोला जाता है, दोनों को मिला के तो हम बोलते हैं कैटिकोल अमाइंस। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, इन दोनों को मिला के बोला जाता है कैटिकोल अमाइंस। एपिनेफ्रीन और नॉर, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, कैटिकोल अमाइंस, ये आपको बता चुका हूं। इनको कॉमन उसमें ये भी बोला जाता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन ये भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी बोला जाता है। ये कब निकलते हैं, जैसे मान लो आपके
सामने कोई शेर आ जाए, एकदम से शेर आ जाए तो क्या होगा, एकदम से घबरा जाओगे आप। तो उस टाइम पे क्या होगा, हाइपोथैलेमस से ऐसे एकदम से सिग्नल पास होगा स्पाइनल कॉर्ड से, फिर यहाँ पे निकलेगा एड्रिनल ग्लैंड तक सिग्नल पहुंचेगा, सामने शेर आ गया, फटाफट क्या होगा, एड्रेनल ग्लैंड क्या निकाल देगा, ये कैटेकोलामाइंस, यही एड्रेनलिन और एड्रेनलिन निकाल देगा। ये कहाँ जाएंगे, हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स कहाँ जाते हैं, ब्लड में जाते हैं, ये देख रहे हो डॉट डॉट ब्लू ब्लू, ये सब कहाँ आ गए, ब्लड में आ गए। तो आप क्या हुआ, ब्लड में आपका एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन आ गए। ये कब आएंगे, जब एकदम से कोई ऐसी कंडीशन हो जाए बिल्कुल इमरजेंसी वाली, ठीक है, घर में किसी की आग लग जाए और एकदम से कहीं आपके सामने कोई शेर आ जाए या ऐसा कोई एकदम एकदम सांप देख लो आप एकदम से, फिर क्या होता है, फटाफट इमरजेंसी वाली कंडीशन। तो ये इमरजेंसी में निकलता है एकदम से, ठीक है। तो ये कैसे इफेक्ट करता है बॉडी को, हार्ट रेट बढ़ा देगा एकदम से, हार्ट रेट तेज, आपने देखा ना एकदम डर लगता है तो एकदम हार्ट रेट तेज हो जाती है, ठीक है। आप हॉरर मूवीज देखते हो तो डर लगता है, ठीक है, तो आपकी हार्ट रेट तेज हो जाती है, ऐसे ही धक 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 हार्ट रेट तेज हो जाएगी, ठीक है। और अब आपको क्या चाहिए, शेर आ गया तो आपको क्या चाहिए, शेर आ गया तो आपको भागना है, या तो आप भागोगे या आप लड़ोगे, इसीलिए इसका नाम फाइट और फ्लाइट है, या तो आप लड़ोगे शेर से या आप भागोगे, ठीक है। तो अब उस केस में क्या है, भागने के लिए लड़ने के लिए दोनों के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए ब्लड का फ्लो ज्यादा मसल्स में, ठीक है, ग्लूकोज, मसल्स को ताकत चाहिए ना आपके भागने के लिए, तो इस एकदम से क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ग्लूकोज कहाँ से आएगा, सबसे पहले सबसे इजी होता है, लिवर कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में, पीछे ही बता के आया हूं मैं, ठीक है। जब भी ग्लूकोज चाहिए होगा सबसे पहले लिवर के पास जाते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना सबसे आसान है, अमीनो एसिड्स को बॉडी फैट को कन्वर्ट करना ग्लूकोज में मुश्किल है, तो सबसे पहला बॉडी कहाँ जाती है, लिवर के पास, ठीक है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा देगी। फिर फाइट और फ्लाइट के टाइम पे डाइजेस्टिव सिस्टम आपका शट डाउन हो जाता है, वो अब बोलता है कि अभी डाइजेशन की जरूरत नहीं है, अभी भागना है कि पहले डाइजेशन करना है, ठीक है। बीपी बढ़ जाएगा आपका, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, क्योंकि अब आपको भागना है, आपको ज्यादा एकदम से प्रेशर ब्लड का तेज हो जाता है, हार्ट रेट तेज हो जाएगा, तो हार्ट रेट तेज होगा तो ऑब्वियसली बीपी भी बढ़ेगा आपका, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर आपका तेज हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको भागना है, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, एकदम सिकुड़ जाती हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है, बॉडी तैयार हो रही है दौड़ लगाने के लिए या लड़ने के लिए, ठीक है। आपको आप गूज बम्स टाइप के आने स्टार्ट हो जाएंगे आपको, आप देखोगे हाथ पे आपके जो बाल है वो एकदम से खड़े हो जाएंगे, ठीक है, और आपके जो लंग्स हैं वो भी एकदम से डायलेट हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा जब ऐसे फाइट की या भागने की इस तरह की कभी कंडीशन आती है तो आपने देखो या डर लगता है तो एकदम से आपकी सांस आपने देखा होगा तेज तेज चलना स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि अभी आपको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए ना आपको, क्योंकि आपके सारे बॉडी को उस टाइम ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, पूरी बॉडी को भागना है या लड़ना है, ठीक है, तो इसलिए डायलेशन हो जाता है लंग्स का भी, ठीक है। तो ये आपको दिखाया है यहाँ पे। तो गाइज ये था आज का वीडियो, डिटेल में हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, मैंने जितना इजी कर सकता हूँ उस चैप्टर को इजी करने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।